I declare the convocation open. महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी, शिक्षा मंत्री श्रीमती सकीना इट्टू जी, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर प्रगति कुमार जी, माननीय सांसद श्री युगल किशोर जी, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सभी सम्मानित सदस्य, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी श्री अटल डुल्लू, डीजीपी श्री नलिन प्रभात, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी, विश्वविद्यालय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एकेडमिक काउंसिल के सभी सम्मानित सदस्य, विभिन्न प्रीमियर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर्स, वाइस चांसलर्स, फैकल्टी मेंबर्स और इस दीक्षांत समारोह में भाग ले रहे स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, प्रोफेसर शिवदत्त निर्मोही जी, आदरणीय डॉक्टर राम सेवक शर्मा जी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, मैं माता वैष्णो देवी की पावन धरा पर सबसे पहले महामहिम उपराष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस यूनिवर्सिटी के दीक्षित युवाओं का सौभाग्य है कि अपनी नई यात्रा शुरू करने से पहले आपको महामहिम उपराष्ट्रपति जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। संविधान और विधायी मामलों के पारखी होने के साथ साथ महामहिम उपराष्ट्रपति जी, मैं मानता हूं कि उच्च कोटि के एक मौलिक चिंतक भी हैं तथा राष्ट्रीयता एवं वैश्विक मानवता पर उनके बुनियादी विचार एक ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर बल देते हैं जो वर्ग विहीन यानी समता तथा सामाजिक न्याय पर आधारित है। आज मुझे यूनिवर्सिटी के शैक्षणिक दायरे से बाहर निकलकर वास्तविक दुनिया में कदम रख रहे युवा बच्चों और बच्चियों से मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। यह दीक्षांत समारोह 1.5 महीने पहले यानी 27 दिसंबर को होना तय हुआ था, लेकिन देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के देहावसान के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। मैं उनकी पुण्य स्मृति को नमन करना चाहता हूं आज फिर एक बार। साथियों, मैं समझता हूं कि पिछले 2 दशक से श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी युवा बच्चों और बच्चियों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रदान कर उन्हें राष्ट्र सेवा के लिए तैयार कर रहा है, ताकि वह अपने काम के माध्यम से राष्ट्र की नियति को नया आकार दे सके। आज के कन्वोकेशन में शामिल बैच के पास भी एक अनूठा अवसर है कि वो अपने स्पेशल नॉलेज और स्किल्स के माध्यम से जम्मू कश्मीर तथा भारतवर्ष की तकदीर बदल सकते हैं। मैं सभी स्टूडेंट्स को, उनके माता पिता को, उनके गुरुजनों को भी बधाई देना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि आज दीक्षित हो रहे युवा, उनमें समर्पण, दृढ़ संकल्प और विश्वास की कोई कमी कभी नहीं रहेगी। मुझे अत्यंत गर्व भी है कि मेडल विजेताओं में बेटियों की संख्या बेटों से लगभग दुगनी है। 17 बेटियों ने जहां गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, वहीं 9 बच्चों को मेडल मिला है। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन तथा इन्फोसिस फाउंडेशन प्राइज में भी हमारी बच्चियों ने ही बाजी मारी है। ये हम सबके लिए गर्व का विषय है। ये इस बात का संकेत देता है कि राष्ट्र निर्माण का नेतृत्व हमारी बच्चियां करने वाली हैं और इस महान देश के भाग्य विधाता बनकर
समाज की समृद्धि को भी सुनिश्चित करने वाली हैं। मैं दो और विशिष्ट महानुभावों को, जिनको मानद उपाधि दी गई है, डॉक्टर शिवदत्त निर्मोही जी, डॉक्टर राम सेवक शर्मा जी को भी हृदय से बधाई देना चाहता हूं। ये आपके लिए नहीं, हमारे विश्वविद्यालय के लिए भी गौरव का विषय है कि आप दो महान व्यक्तित्वों को आज मानद पीएचडी की उपाधि विश्वविद्यालय दे सका। साथियों, प्रकृति का स्वभाव है कि जो भी उपलब्ध है उसे साझा किया जाए, उसे शेयर किया जाए। बगीचों में सुबह सुबह जब फूल खिलते हैं तब उनके हृदय में प्रार्थना भरी होती है और पूजा के लिए जो भक्त जा रहे होते हैं उसे लेकर वे भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं। गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि में लिखा, जेटुक पर रंग ढेर छे, गंधे सुधाय बुक भरे छे, तुम्हार सेवाय लो सेटुकु थाकते सुषमय। फूल कह रहे हैं, फ्लावर्स कह रहे हैं कि मेरे भीतर जितना भी रंग खिला है, जितनी सुगंध और सुधा भरी है, समय रहते अपनी सेवा में ले लो, नहीं तो तुम्हारी पूजा बेजा बीत जाएगी। यही भाव सभी युवाओं के मन में भी होना चाहिए। जैसे ही आप यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर निकलेंगे, मुझे आशा नहीं विश्वास है कि आपको गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के शब्द याद रहेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जिस विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर के आज आगे बढ़ रहे हैं, उस महायज्ञ में आप अपने काम को समर्पित करेंगे। मुझे ये भी उम्मीद है कि जो युवा नई नौकरियों को ज्वाइन करेंगे वो सिर्फ कैरियर का एक पड़ाव नहीं उसे समझेंगे, बल्कि फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ भारत की इकॉनमी को मजबूत बनाने के मिशन के रूप में काम करेंगे, जो आपके व्यक्तिगत विकास के साथ साथ जन आकांक्षाओं को भी पूरा करेगी। आपके अर्जित स्किल्स और नॉलेज तभी सफल माने जाएंगे जब आपके माध्यम से लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। मैं सदैव एक बात कहता हूं, स्कूल और यूनिवर्सिटी का कैंपस दो ऐसे स्थान हैं जहां भविष्य को आकार दिया जाता है। स्कूल और यूनिवर्सिटी के व्यवस्था की जिम्मेदारी है कि वो भविष्य को आकार देने वाले टैलेंट्स में जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, नॉलेज, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक मूल्य, साइंटिफिक टेम्पर और 21वीं सदी की आवश्यक स्किल्स के साथ साथ लाइफ लर्निंग स्किल्स को भी बढ़ावा दें, नर्चर करें। मैं असली शिक्षा उसे मानता हूं जो मन में संदेह पैदा करने की गुंजाइश पैदा करे, जो सवाल पैदा करे, जो मन को इग्नाइट करे, जो जिज्ञासा को जन्म दे सके तथा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग को प्रोत्साहित कर सके। इस दृष्टिकोण से मुझे व्यक्तिगत रूप से महाभारत के कुरुक्षेत्र को युद्ध क्षेत्र नहीं बल्कि प्राचीन काल का सबसे वाइब्रेंट और प्रैक्टिकल कैंपस मानता हूं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन के बीच जो संवाद हुआ है वह जिज्ञासा, संदेह, सवाल, क्रिएटिविटी, लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल्स से पूरा भरा हुआ है। और आज भी कॉरपोरेट वर्ल्ड हो, डिफेंस सेक्टर हो, पब्लिक लाइफ हो और स्टूडेंट्स के लिए भी इससे बेहतर और प्रेरणादायक शिक्षा कहीं और दूसरी जगह नहीं मिल सकती। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगत्वकया धनंजय सिद्धये सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जय पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से कर्म करो। परफॉर्म एक्शंस विद एन अनवेवरिंग माइंड एंड विदाउट थिंकिंग ऑफ विक्ट्री और लॉस। यह जीवन का मैं समझता हूं सबसे बड़ा मंत्र है और मैं चाहूंगा कि अपनी परंपरा, मानवीय मूल्यों और संस्कृति के तत्वों को संरक्षित रखते हुए आप सभी समभाव से व्यक्तिगत उपलब्धियों के गौरव को छूते हुए भारतवर्ष के विकास में अपना योगदान दें। साथियों, आधुनिक विश्व ने 4 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखे और उन चारों को जोड़कर अगर देखेंगे
तो समझ में आएगा कि ग्रोथ का संपूर्ण परिदृश्य आश्चर्यचकित करने वाले तरीके से बदल गया है, क्योंकि हर एक रिवॉल्यूशन में कोई न कोई एक मजबूत आधार था। 1765 में जब पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तब उसका आधार कोयला था, कोल था। इसका कालखंड 1870 तक था। इसका एक दूसरा आधार भी था जिसे मैं समझता हूं कि इतिहासकारों ने दबा दिया, और इसे जानना बड़ा जरूरी है, कम से कम आज भारत की नई पीढ़ी को। और वह था इंग्लैंड के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की फंडिंग और रिसोर्स भारत ने दिए थे। 1765 से लेकर 1870 के दौर में इंग्लैंड ने भारत का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, भारत को लूटा, और उस लूट से इंग्लैंड की आर्थिक प्रगति संभव हो सकी। अन्यथा इंग्लैंड इतना गरीब देश था, वहां बहुत बड़ी आबादी को 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं हुआ करती थी। इस पर आगे मैं और चर्चा करूंगा। पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पश्चात 1875 में जब दूसरा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तब उसका आधार गैस बना। 1969 में तीसरे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का आधार इलेक्ट्रॉनिक्स और न्यूक्लियर पावर बना। सन 2000 के बाद या 2000 को चौथे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हम मानते हैं, लेकिन इसमें असली प्रगति 10 वर्ष के बाद 2010 के बाद आई, जब डिजिटल टेक्नोलॉजी, वर्चुअल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड को आपस में मिला दिया गया। अभी शर्मा जी ने काफ़ी बातें बताई हैं, मैं उसे दोहराऊंगा नहीं। और इसलिए इस चौथे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का आधार नॉलेज है, और मैं समझता हूं कि अगले आने वाले 5 से 10 वर्षों में किसी भी राष्ट्र की ताकत उसके सांस्कृतिक शैक्षिक मूल्यों, इनोवेशन और नॉलेज से ही तय होने वाली है। अगर आप इन चारों रिवॉल्यूशंस को ध्यान से देखेंगे तो भारतवर्ष में इस क्रांति की शुरुआत देर से हुई है, क्योंकि जैसा अभी मैं कह रहा था, भारत की धन दौलत इसे बाहर फाइनेंस करने में ही लगा दी गई। युवा साथियों, इतिहास को जानना इसलिए जरूरी है ताकि भविष्य के लक्ष्य साफ हों और हमारे इरादे दृढ़ हों। 11वीं शताब्दी में हमने न सिर्फ आक्रमण झेला, बल्कि सैकड़ों वर्ष तक हम गुलाम भी रहे। आजकल वेस्टर्न कंट्रीज तथा भारत में पॉडकास्ट काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। अभी हाल ही में मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें एक अमेरिकन साइंटिस्ट बता रहे थे कि 5000 वर्ष पूर्व भारत आज के अमेरिका से कहीं अधिक मॉडर्न और विकसित हुआ करता था। ये एक सच्चाई है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, के एक बड़े प्रख्यात इकोनॉमिस्ट हैं, अंगस मेडिसिन। आप में से अनेक लोग इस तथ्य से परिचित हैं। उन्होंने अभी एक पत्र में लिखा है कि प्राचीन काल में वर्ल्ड GDP में भारत का शेयर 11वीं शताब्दी के आसपास 33% हुआ करता था। उस समय अगर हम तुलना करते, वेस्टर्न यूरोप के सभी देशों का कुल मिलाकर शेयर 11% था। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये तो वर्ल्ड GDP में 1% से भी कम इनका हिस्सा हुआ करता था। 12वीं शताब्दी से हमारी आपसी फूट की वजह से विदेशी आक्रांताओं ने हमें लूटा, हम पर राज किया, और 1947 में जब ब्रिटिश राज से हमें आज़ादी हासिल हुई तो 1950 में जो आकलन किया गया, वर्ल्ड GDP में हमारा कंट्रीब्यूशन महज 4% रह गया। अभी 2023 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आकलन करके कहा है कि 2023 में वर्ल्ड GDP में भारत का कंट्रीब्यूशन अब 15% हो गया है। देश ने फिर एक बार करवट बदला है पिछले 10-11 वर्षों में, और मैं समझता हूँ ये हमारे लिए संतोष का विषय नहीं है। हमें फिर से 33% पर पहुँचना है, और उस पहुँचने के लिए आज जिन लोगों को डिग्री मिली है उनसे मेरी अपेक्षा होगी कि इसके आप साधक बनोगे, आप माध्यम बनोगे। आप सोचिए कितनी भयावह तस्वीर थी। जो देश आज के अमेरिका से मॉडर्न था, उसे गुलामी की जंजीरों ने तबाह कर दिया। इसमें हम सभी के लिए संदेश भी छिपा हुआ है। समाज को हमेशा एक होकर के, सजग होकर चलना पड़ेगा।
विदेशी आक्रांताओं ने हमेशा आपसी फूट का लाभ उठाया है और इसलिए विकास की पहली शर्त है शांति, आपसी सद्भाव और एकता। भारतवर्ष सर्वधर्म समभाव की धरती है और उसके आदर्शों को संरक्षित रखना ये हम सबकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी। मैं एक और तथ्य का जिक्र करूंगा। साक्ष्यों पर आधारित रिसर्च के मुताबिक 1765 से 1938 के बीच ब्रिटिश भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर लूट करके ले गए थे, जिससे इंग्लैंड के पहले और दूसरे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की फंडिंग हो सकी थी। आज दुनिया के किसी भी देश की जीडीपी इतनी नहीं है जितना धन ब्रिटिशर्स हमारे देश से ले गए। आज सारे यूरोप की जीडीपी मिला दें तो ये 19 ट्रिलियन डॉलर की है। जिस इंग्लैंड ने हमें लूटा था उसकी जीडीपी आज 3.50 ट्रिलियन है और हमारी 3.90 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। आज दुनिया की हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए। लेकिन ब्रिटिश ने लूट से भी बड़ा नुकसान भारत के ट्रेड और इंडस्ट्री को तबाह करके किया था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, शिपिंग इंडस्ट्री हो, गोल्ड, सिल्वर, स्टील, आयरन मैन्युफैक्चरिंग, अनेक सेक्टर्स ऐसे थे जिसमें 1765 तक भारत विश्व में सबसे आगे था, सबसे मॉडर्न था। प्रोफेसर जैसन हैकल एक बड़े साइंटिस्ट हैं, मैं उनका कोट उद्धृत करना चाहूंगा एंड आई कोट, इफ इंडिया हैड बीन एबल टू इन्वेस्ट इट्स ओन टैक्स रेवेन्यूज एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स इन डेवलपमेंट एज जापान डिड, there is no telling how history might have turned out differently. India could very well have become an economic powerhouse. Centuries of poverty and suffering could have been prevented. Britain did not develop India. Quite the contrary, India developed Britain. Unquote. साथियों, मुझे भारतीय संस्कृति के मूल्यों पर बहुत गहरा विश्वास है। आज हम उस ब्रिटेन को विकास के हर स्तर पर पीछे छोड़ चुके हैं। आप देखिए, चाहे भागवत गीता हो, वेद हो, उपनिषद हो, रामायण हो, ये सभी धर्म ग्रंथों में कर्म के प्रधानता की ही बात कही गई है। हजारों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने ईसावास्य उपनिषद में लिखा था, माँ गृह कस्य स्विद धनम, किसी और के धन का लोभ मत करो। और अथर्ववेद में तो यहाँ तक कहा गया, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहिति, मेरे दाएं हाथ में पुरुषार्थ और बाएं हाथ में विजय हो। हमने अपने कर्म और पुरुषार्थ पर सदैव भरोसा किया है। इसलिए भारत ने कभी किसी राष्ट्र को अपनी कॉलोनी नहीं बनाया। हमने किसी राष्ट्र पर आक्रमण और अत्याचार नहीं किया और किसी को गुलाम बना करके भी हमने नहीं रखा, किसी को हमने लूटने का काम भी नहीं किया। और इसीलिए हमने तो सदैव वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन पूरे दुनिया को दिया। आप सभी युवा मित्रों, इस महान सभ्यता के आप सच्चे उत्तराधिकारी हैं और मेरी अपेक्षा है कि आप देश की विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने में पूरी तत्परता से जुटें। भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में अपना योगदान दें। यहाँ उपस्थित फैकल्टी मेंबर्स से भी मैं निवेदन करूँगा कि आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि विकसित भारत का निर्माण तभी संभव है जब देश का युवा एम्पावर होगा। यह आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरा, हर एक युवा बड़े सपने देखे और आप ये सुनिश्चित करें उन सपनों को साकार करने का माहौल कैंपस में बना रहे। और मैं चाहूँगा क्लास में आप लोग सिलेबस से परे जाकर अपने एक्सपीरियंस को भी बच्चों से शेयर करिए। हमें अपने टीचिंग मेंटरिंग पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसका असर सीधे राष्ट्र निर्माण पर पड़ता है। हेनरी फ्रेडरिक एमियल ने लिखा, एंड आई कोट, द हाईएस्ट फंक्शन ऑफ द टीचर कंसिस्ट नॉट सो मच इन इम्पार्टिंग नॉलेज एज इन स्टिमुलेटिंग द प्यूपिल इन इट्स लव एंड परसूट। अनकोट। सभी फैकल्टी मेंबर्स को मैं निवेदन करूंगा कि आपको सुनिश्चित करना होगा कि क्लासरूम में किताब नहीं
बल्कि क्यूरियासिटी को प्राथमिकता दी जाए। मैंने शुरुआत में ही गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता इसीलिए शुरुआत की थी और इसका समापन भी आशा भरे शब्दों से करूंगा। गुरुदेव ने कहा था, एंड आई कोट, एवरी चाइल्ड कम्स विद द मैसेज दैट गॉड इज नॉट येट डिस्करेज्ड मैन। मैं माता वैष्णो देवी से प्रार्थना करता हूं कि हमारे मन, हमारे हृदय, हमारे प्राणों में ऐसी आशा निरंतर भरें। मैं सभी युवाओं को श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी से सफलतापूर्वक दीक्षित होने के लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके प्रोडक्टिव ब्राइटर फ्यूचर की माता वैष्णो देवी से प्रार्थना करता हूं। यहाँ के कुलपति प्रोफेसर प्रगति कुमार और सारे फैकल्टी मेंबर्स को भी मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। अंत में माननीय उपराष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों का भी स्वागत करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय माता दी।